किसी जलती हुई चीज की वो तेज बू आज भी मेरी सांसों में अटक जाती है। 15 साल गुजर गए, मगर वो रात मुझे सोने नहीं देती। मेरी आत्मा खामोशी से खड़ी तमाशा देखती रही। मेरे होंठ सिले हुए थे और दिल पत्थर का हो चुका था। मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं जीत कर भी सबसे बड़ी हार हारने वाली हूँ। वो आग जिसमें वो खत्म हो गई, दरअसल उस दिन मेरे नसीब में लिख दी गई थी। मैं समझ रही थी कि मैंने ये किस्सा खत्म कर दिया है, मगर कुदरत ने तो अभी अपना खेल दिखाना शुरू किया था। आज जब मेरा पैरालाइज पति मुझे नफरत भरी नजरों से देखता है, तो मैं हर रोज इस आग में दोबारा जलती हूँ जो मैंने खुद अपने हाथों से लगाई थी। मेरा नाम सोनम है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी। हम 2 बहनें और एक भाई थे। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि जब से हम संभले थे, पापा हमेशा ही सख्त मिजाज रहे। वो जरा जरा सी बात पर हमें टोकते और कभी भी प्यार मोहब्बत से हमारे साथ नरम नहीं आते थे। शायद यही वजह थी कि हमारे अंदर भी एक अजीब सा अकेलापन जन्म ले लिया था। मम्मी अक्सर हम दोनों बहनों को बिठाकर समझाती, देखो लड़कियों, अपने घर जाओगी तो जाकर अपने पति का दिल जीत लेना। याद रखना, तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में होगा तभी तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना ये मर्द जूते की नोक पर रखता है। मम्मी की ये बातें मेरे दिल दिमाग पर छप गई थी। बड़ी बहन की शादी हुई तो उसने मम्मी की नसीहत पर पूरी तरह अमल किया। वो कुछ ही समय में अपने पति को लेकर अलग हो गई और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगी। मैं उसे देखकर बहुत जलती रहती थी। फिर मेरे लिए विवेक का रिश्ता आया। विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करता था, पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। वो इकलौता भाई था और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि के सर से बाप का साया उठ चुका था, इसीलिए विवेक अपनी माँ और बहन का एकमात्र सहारा था। मम्मी को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। मम्मी ने कहा कि लड़का भी अच्छा है और कमाता भी अच्छा है, बस एक माँ और बहन ही तो हैं, उन्हें तुम संभाल लेना और अपनी जगह वहां बना लेना। फिर मेरी शादी हो गई और शुरू के दिन बहुत ही अच्छे चले। विवेक मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मेरी खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही अचानक मेरी सास का देहांत हो गया तो घर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। विवेक तो पूरी तरह से टूट गया था। वो माँ का बहुत करीब था और उस दिन मैंने पहली बार विवेक को रश्मि के सामने रोते हुए देखा। उसने रश्मि के सर पर हाथ रखा और बोला, रश्मि, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। तुम ये मत समझो कि तुम अनाथ और बेसहारा हो गई हो। आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ। विवेक के ये शब्द मुझे उस वक्त दिलासा देने वाले लगे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये शब्द मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन जाएंगे। वो जरा सा भी रश्मि को काम करते हुए देखता तो तुरंत मुझे टोकता, सोनम, इससे तुम क्यों काम करने देती हो? मम्मी ने कभी भी इसे तिनके भर जितना काम भी नहीं करवाया था। अभी तो ये पढ़ रही है ना, तो इसे पढ़ने दो। इस पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ मत डालो। शुरू में मैं खामोश रही, लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरे दिल में खटकने लगी। मेरे अपने भी अब 2 बच्चे हो चुके थे और घर का सारा काम, बच्चों की देखभाल, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता था। और ऊपर से विवेक की ये जिद कि रश्मि से कुछ भी नहीं कहना। मुझे अब रश्मि पर बिना वजह ही गुस्सा आने लगा था। वो स्कूल से आती, बैग एक तरफ फेंक देती और सोफे पर पसर जाती। भाभी, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बड़े ही साफ साफ अंदाज में कहती। मैं सारा दिन काम करके थकी होती थी और उसका ये आदेश सुनकर मेरा खून खौल उठता था। कभी वो कहती, भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए, मेरी कोचिंग है। मैं मन मार कर उसका काम कर देती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उससे चिढ़ने लगी थी। मुझे अब लगने लगा था कि वो जानबूझकर मुझे परेशान करती है। विवेक घर आता तो सीधा रश्मि के कमरे में ही जाता और उसका हाल चाल पूछता, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। मेरे लिए उसके पास वक्त कम होता जा रहा था। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी कि रश्मि आई और बोली, भाभी जरा मेरे लिए चाय बना दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। उस वक्त मेरे सब्र का प्याला जैसे भर चुका था। मैंने गुस्से से कहा, तुम देख रही हो ना कि मेरे हाथ गंदे हैं और मैं काम कर रही हूँ, खुद जाकर बना लो। इतनी बड़ी हो गई हो, क्या चाय भी नहीं बना सकती? रश्मि ने मुझे अजीब सी नजर से देखा और फिर खामोशी से किचन में चली गई।
मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, उसे थोड़ा एहसास भी तो हो। लेकिन शाम को जब विवेक आया तो उसका मूड बहुत खराब था। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, सोनम, तुमने रश्मि से क्या कहा था? वो रो रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका ख्याल अच्छे से रखना, वो माँ के बगैर कितनी अकेली महसूस करती है। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। उस लड़की ने जाकर अपने भाई से मेरी शिकायत लगा दी थी। मैंने उस समय तय कर लिया था कि अब ये लड़की इस घर में सुकून से नहीं रहेगी। मैं उसे विवेक की नजर से गिराकर ही रहूंगी। ये मेरे और मेरे पति के बीच दीवार बन रही थी और मुझे अपनी माँ की वो नसीहत याद आई। अपने पति को मुट्ठी में करना है तो इसके लिए उसके आसपास मौजूद हर रुकावट को हटाना ही होगा। रश्मि अब मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी। विवेक की डांट मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गई। रश्मि की वो मासूम सूरत अब मुझे जहर जैसी लगने लगी थी। मैंने फिर फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, उस लड़की को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। अगले ही दिन मैं बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर पहुंच गई। मम्मी मेरी उदास शकल देखकर तुरंत भांप गईं। क्या हुआ सोनम, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? विवेक ने कुछ कहा है क्या? मैं फूट फूट कर रोते हुए मम्मी को अपनी सारी दास्तान सुनाने लगी। मम्मी, वो लड़की तो मेरे पति को मुझसे छीन रही है। मुझे तो डर है कि कहीं वो मेरी जगह न ले ले। मम्मी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सोनम, तुम बहुत भोली हो। अभी से उस पर लगाम डालो, वरना वो तेरे पति को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेगी और तेरी हैसियत घर में 2 टके की रह जाएगी। तो क्या करूं मैं मम्मी? विवेक तो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता। मैंने बेबसी से कहा। मम्मी ने मेरे कान में धीरे से कहा, देख सोनम, तेरी सास तो मर गई है, अब तू ही इस घर की रानी है। अपना साम्राज्य जमा, उसकी शादी की फिक्र शुरू कर और उसे विदा करके ही दम लेना। और हाँ, विवेक के कान भरना शुरू कर दे, धीरे धीरे मीठा जहर बनाकर। मम्मी की इन बातों ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत भर दी। मैं घर वापस आई तो मेरा व्यवहार बदला हुआ था। मैंने दिखावे के तौर पर रश्मि से अच्छा व्यवहार शुरू कर दिया ताकि विवेक को शक ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं मौके की तलाश में रहती थी। कुछ दिनों बाद विवेक जल्दी घर आ गया और वो सीधा रश्मि के कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर दोनों भाई बहन खूब हंस हंसकर बातें करने लगे। मुझे किचन में बर्तन धोते हुए उनकी हंसी की आवाज आ रही थी। मेरा दिल जल जल कर राख हो रहा था। फिर मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई। अरे विवेक, आज आप जल्दी आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था तो सोचा रश्मि के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं। विवेक ने रश्मि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरी गुड़िया डॉक्टर बनना चाहती है ना? इसके सपने पूरे करने हैं मुझे। मैंने जल भुनकर कहा, डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी ना है, इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर लड़कियों की तो शादी हो जाती है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा? ये सुनते ही रश्मि का चेहरा उतर गया। विवेक ने तुरंत कहा, सोनम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रश्मि पढ़ेगी और जरूर डॉक्टर बनेगी। मैं हूं ना इसके साथ। मैं तो बस कह रही थी कि जमाने का हाल बहुत बुरा है, लड़कियों को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। मैंने बात संभालने की कोशिश की। मेरी बहन ऐसी वैसी लड़कियों जैसी नहीं है, विवेक ने बहुत सख्ती से कहा। और हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उस रात मैं देर तक जागती रही। विवेक का रश्मि पर भरोसा मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। मुझे इस भरोसे को तोड़ना था। कुछ दिन बाद जब रश्मि कॉलेज से आई तो वो बहुत खुश दिख रही थी। भाभी, आज हमारी क्लास की एक पार्टी है और सब सहेलियां जा रही हैं, क्या मैं भी चली जाऊं? मेरे मन में गंदा प्लान आया। मैंने तुरंत कहा, हाँ जरूर। जो विवेक से चलो मैं पूछ लूंगी, तुम तैयार हो जाओ। रश्मि खुशी खुशी तैयार होने चली गई। मैंने जानबूझकर विवेक को फोन नहीं किया और जब वो चली गई तो मैंने घड़ी देखी। विवेक के आने में अभी कुछ देर थी। शाम को जब विवेक घर आया तो उसने आते ही पूछा, रश्मि कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। मैंने गहरी सांस ली और परेशान होने के अंदाज में कहा, पता नहीं विवेक, मुझे तो वो बताकर भी नहीं गई। कॉलेज से आई, कपड़े बदले और फिर कहीं चली गई। मैंने पूछा भी तो कोई ठीक से जवाब ही नहीं दिया। विवेक के माथे पर यह सुनते ही लकीरें पड़ गईं। क्या मतलब? बिना बताए चली गई? ऐसा तो वो कभी नहीं करती। मैं भी तो यही कह रही हूँ। आजकल उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वो ज्यादा ही आजाद ख्याल होती जा रही है।
मैंने जलती लकड़ी पर तेल डाला। विवेक ने तुरंत रश्मि को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। अब विवेक की परेशानी गुस्से में बदलने लगी। वो कमरे में टहलने लगा। मैं खामोशी से कोने में बैठी उसके गुस्से को हवा देती रही। देखो विवेक, मैं तो पहले ही कह रही थी कि लड़कियों को इतनी ढील देना ठीक नहीं है। अब देखो, रात होने को आई है और उसका कुछ भी अता पता नहीं है। जमाना कितना खराब है, लोग क्या क्या बातें करेंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद डोरबेल बजी। विवेक ने झपट कर दरवाजा खोला और सामने रश्मि खड़ी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कहाँ थी तुम? विवेक ने गुस्से से पूछा। रश्मि सहम गई। भैया, वो मेरी दोस्त की सालगिरह थी। मैंने भाभी को बताया तो था, उन्होंने ही तो मुझे इजाजत दी थी। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी और हैरत की एक्टिंग करते हुए बोली, क्या? तुमने मुझे कब बताया रश्मि? झूठ मत बोलो, मैं तो कब से परेशान बैठी हूँ कि तुम कहाँ चली गई। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपसे ही तो पूछा था और आपने कहा भी था कि। विवेक ने मेरी तरफ देखा और फिर रश्मि की तरफ। उसकी आंखों में शक के साए मंडराने लगे थे। मेरी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। विवेक के दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। उस रात घर में एक अजीब सा तनाव था। रश्मि अपने कमरे में बंद रो रही थी और विवेक लॉन्ज में गहरी सोच में डूबा बैठा था। मेरी पहली चाल कामयाब रही, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि ये काफी नहीं है। विवेक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक छोटा सा झूठ इस प्यार को खत्म नहीं कर सकता था। अब मुझे कुछ बड़ा करना था। अगले कुछ दिन खामोशी से गुजरे और विवेक रश्मि से बात तो करता था, लेकिन उसके अंदाज में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं रही थी। रश्मि बेचारी सहम कर रह गई। वो हर वक्त अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती, लेकिन मैं मौका मिलते ही बात का रुख मोड़ देती। एक शाम विवेक घर आया तो उसके हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट था। उसने रश्मि को आवाज दी, रश्मि जरा बाहर आओ। रश्मि डरते डरते कमरे से निकली और विवेक ने वो पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो तुम्हारा नया मोबाइल फोन। आइंदा अगर कभी भी देर हो जाए तो तुरंत ही मुझे जानकारी देना। मैं नहीं चाहता कि दोबारा कभी तुमसे संपर्क टूटे और हम लोग परेशान हों। रश्मि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू भैया, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। मैं ये सब देखकर जल उठी। मैं तो उसे विवेक से दूर करना चाहती थी और विवेक ने उसे एक और सुविधा लाकर दे दी थी। लेकिन फिर अचानक मेरे मन में एक शैतानी ख्याल आया। ये मोबाइल फोन तो मेरे लिए एक नया हथियार बन सकता था। मैंने अपनी एक पुरानी सहेली सोनिया से इस बारे में बात की, जो ऐसी चालबाजियों में बहुत माहिर थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और मदद मांगी। फिक्र न करो सोनम, सोनिया ने फोन पर यकीन दिलाया। मैं अपने एक जानने वाले लड़के से कहूंगी कि वो ऐसा ड्रामा रचाएगा कि तेरा पति अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएगा। अब पूरा प्लान तैयार था, बस उसे अमल में लाने की देर थी। 1 हफ्ते बाद हम सब लोग रात का खाना खा रहे थे और विवेक का मूड आज कुछ अच्छा था। वो रश्मि से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। रश्मि, तुम्हारे फाइनल पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं? विवेक ने रोटी तोड़ते हुए पूछा। बस भैया, अगले महीने से। मुझे कुछ किताबें चाहिए थी, अगर आप। रश्मि अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसका फोन बज गया। कौन? आप शायद गलत नंबर पर कॉल कर रहे हैं। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। कौन था? विवेक ने सरसरे अंदाज में पूछा। पता नहीं भैया, कोई रॉन्ग नंबर था। रश्मि ने झिझकते हुए जवाब दिया। मैंने विवेक की तरफ किनारे की नजरों से देखा। आजकल रॉन्ग नंबर बहुत आने लगे हैं रश्मि के फोन पर, और मैं कल भी देख रही थी, देर रात तक मैसेजेस आ रहे थे। रश्मि ने तड़प कर मेरी तरफ देखा। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? कल तो कंपनी का मैसेज आया था। बस हाँ, वही होगा। मैंने फिर बात अधूरी छोड़ दी, जिससे शक और गहरा हो गया। अगले दिन रविवार था और विवेक घर पर ही था। मैंने जानबूझकर रश्मि का फोन किचन में रख लिया, जहां पर मैं किचन का काम कर रही थी, और प्लान ये था कि जैसे ही कॉल आएगा उस वक्त विवेक आसपास हो। मैंने विवेक को आवाज दी, विवेक, जरा ये चावल का डिब्बा तो उतार दो ऊपर से, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। विवेक किचन में आए और उसी लम्हे ठीक प्लान के मुताबिक रश्मि का फोन बज उठा। मैंने जल्दी से फोन उठाया और विवेक के कुछ कहने से पहले ही स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, जो बहुत ही शायराना अंदाज में बोल रहा था। जान, कैसी हो?
कल रात तुमने फोन बंद क्यों कर दिया था? मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। कब मिलोगी? मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा होता हूँ रोज। मैंने तुरंत घबराहट का ड्रामा करते हुए फोन बंद कर दिया। विवेक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उसकी सारी नसें तन गई थीं। ये सब क्या है? विवेक ने दहाड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा। रश्मि जो अपने कमरे में थी, अपने भाई की आवाज सुनकर भागी हुई आई। क्या हो गया है भैया? सब ठीक तो है? विवेक ने एक झटके से उसका फोन उठाया और दीवार पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। कौन था वो लड़का? विवेक रश्मि की तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में खून उतर आया था। बताओ मुझे, कौन था वो जो तुम्हें जान कह रहा था? यही करने जाती हो कॉलेज? यही सिखाया था मम्मी ने तुम्हें? रश्मि हक्का बक्का रह गई। भैया, कौन सा लड़का? मुझे नहीं पता। आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरा भरोसा करिए, झूठ मत बोलो। मैंने बीच में और आग भड़का दी। मैंने खुद सुना है। अभी वो लड़का कह रहा था कि तुम रोज उससे मिलती हो। रश्मि, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। अपने भाई का भी तुमने जरा भी लिहाज नहीं किया। रश्मि रोते हुए मेरे पैरों में गिर गई। भाभी, भगवान के लिए सच बोल रही हूँ। मैं किसी भी लड़के को नहीं जानती। ये जरूर कोई साजिश है। भैया, मेरा भरोसा करिए। लेकिन विवेक के सर पर तो जुनून सवार था। उसने रश्मि को बाजू से पकड़कर झकझोर डाला। मुझे अपने कानों सुनी पर यकीन है या तुम्हारे झूठ पर? आज तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें इतनी ढील देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रश्मि रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इस बार विवेक का दिल पिघलने वाला नहीं था। मेरी शातिराना चाल ने भाई बहन के बीच में दरार ला दी थी। रश्मि अपने कमरे में बंद सिसकियां ले रही थी और मैं अपने कमरे में दिखावटी परेशान होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होकर बैठी थी। मेरी चाल मेरी सोच से भी ज्यादा कामयाब रही थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रश्मि की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं। विवेक ने नाश्ता किए बिना ही चाय का कप टेबल पर रखा और रश्मि की तरफ मुड़ते हुए कहा, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। विवेक ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा, मैं तुम्हें अब और ज्यादा बिगड़ने का मौका नहीं दे सकता। घर पर रहो और घर के काम सीखो। पढ़ लिख कर तुम्हें अब कौन सा तीर मार लेना है? आखिरकार घर को ही संभालना है। रश्मि के हाथ से निवाला गिर गया। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे फाइनल के पेपर सिर पर हैं और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करिए। मेरा भरोसा करिए, मैं बेकसूर हूँ। बस एक शब्द और नहीं सुनना है। विवेक ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मैं फैसला कर चुका हूँ। जो लड़की घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचती, उसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। विवेक ये कहकर ऑफिस चला गया। रश्मि वहीं टेबल पर सर रखकर रोने लगी। मैंने दिल ही दिल में अपनी जीत का जश्न मनाया। अब पूरा दिन घर पर मेरी निगरानी में रहेगी वो, और मैं उसे और भी ज्यादा परेशान कर सकूंगी। दिन भर मैंने रश्मि से घर का कोना कोना साफ करवाया। वो बेचारी रोती रही, लेकिन काम करती रही और मैं उसे ताने देती रही। देख लिया अपने लाडले भैया का प्यार। मैं ना कहती थी कि मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। आज नहीं तो कल असलियत सामने आ ही जाती है। भाभी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? रश्मि ने रोते हुए पूछा। मैंने क्या किया है? सब तुम्हारी अपनी करतूत की सजा है। मैं बड़ी ढिठाई से जवाब देती रही और कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। रश्मि घर में कैद होकर रह गई थी। विवेक अब उससे सीधे सीधे बात भी नहीं करता था और वो जब आता तो खामोशी से खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थीं और मैं उन दूरियों को और भी गहरा करने के लिए तैयार थी। मैंने अपनी अगली चाल के लिए एक और प्लान बनाया। मुझे विवेक के दिल से रश्मि के लिए रही सही हमदर्दी भी खत्म कर देनी थी। मैंने फैसला किया कि मैं अब रश्मि के चरित्र पर ऐसा दाग लगाऊंगी जिससे वो कभी वापस ना पा सके। एक दिन विवेक ऑफिस से जल्दी घर आ गया और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। मैं उसके लिए चाय बनाने किचन में गई। रश्मि अपने कमरे में थी। मैंने एक और मौका देखा और अपने फोन से उसी लड़के के नंबर पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि आज रात 10 बजे पिछले दरवाजे पर आ जाना। सब लोग सो चुके होंगे। और उसके बाद मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया और चाय लेकर विवेक के पास चली गई। रात को जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। ये उसी लड़के का जवाब का मैसेज था। ठीक है जान, मैं इंतजार करूंगा। मैंने जानबूझकर फोन ऐसी जगह रखा जहां विवेक की नजर आसानी से पड़ सके।
जैसा कि मैंने सोचा था, विवेक ने फोन उठाया और मैसेज पढ़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये किसका मैसेज है? उसने मुझसे पूछा। मैंने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा मैसेज? मुझे तो नहीं पता। विवेक ने मुझे फोन दिखाया। मैंने हैरानी का ड्रामा करते हुए कहा, हे भगवान, ये तो उसी नंबर से है जिससे उस दिन कॉल आई थी, लेकिन ये मेरे फोन पर क्यों आया है? फिर मैंने एकदम चौंकते हुए कहा, विवेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि रश्मि ने मेरा फोन इस्तेमाल किया हो? आजकल उसका अपना फोन तो टूट गया है ना? विवेक को तुरंत समझ आ गया। वो गुस्से में उठा और सीधा रश्मि के कमरे की तरफ लपका। मैं उसके पीछे पीछे गई। वहां देखा तो रश्मि सो रही थी। विवेक ने उसे झंझोड़ कर उठाया और कहा, उठो और बताओ मुझे, ये किसको बुलाया है तुमने आज रात को? रश्मि हड़बड़ाकर उठ बैठी। रश्मि, तुम घर में रहकर ही मेरी इज्जत नीलाम कर रही हो? रश्मि रोते हुए अपने गाल सहलाने लगी। भैया, भगवान की कसम, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने भाभी के फोन को हाथ भी नहीं लगाया है। तो क्या ये मैसेज खुद ब खुद आ गया है? विवेक ने दहाड़ते हुए कहा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने विवेक को पकड़ने की कोशिश की। विवेक, छोड़ो उसे, गुस्सा थूक दो, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठना। लेकिन विवेक काबू से बाहर हो चुका था। नहीं सोनम, आज फैसला होकर रहेगा। ये लड़की हमारे खानदान के नाम पर कलंक है। मैं इसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने रश्मि के बाल कसकर पकड़े और घसीटकर एक तरफ खींचकर कमरे में बंद कर दिया। अब कल सुबह तुम्हारा फैसला होगा, तब तक तुम यहीं पर सड़ो। मैं बाहर से कुंडी लगा चुकी थी और मैंने बाहर से कुंडी लगाई और विवेक को लेकर अपने कमरे में आ गई। विवेक पूरी रात जागता रहा और गुस्से और दुख की आग में जलता रहा और मैं अपनी कामयाबी पर मुस्कुराती रही। मुझे यकीन नहीं था कि अब रश्मि का इस घर में रहना नामुमकिन हो चुका है। रात के बाद विवेक का व्यवहार रश्मि के साथ पूरी तरह बदल गया था। अब वो भाई नहीं, भाई से ज्यादा जेलर लगता था। मैं जानती थी कि विवेक अभी भी किसी न किसी बहाने से रश्मि को माफ कर सकता है। इसीलिए मुझे एक और गहरा वार करना था, एक ऐसा वार जिसके बाद वापसी का कोई भी रास्ता ही न रहे। मैंने अपनी सहेली सोनिया की मदद से एक और ड्रामा रचाया और इस बार प्लान ज्यादा खतरनाक था। मैंने कुछ ऐसी दवाइयां हासिल की जो बच्चे को गिराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक शाम जब विवेक घर आया तो मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी और ड्रामा करते हुए अंदाज में रो रही थी। विवेक परेशान होकर मेरे पास आया। क्या हुआ सोनम, रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने ये कहते हुए तकिए के नीचे से वो दवाइयां निकाली और विवेक के सामने रख दी। विवेक, हम लोग बर्बाद हो गए हैं, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। विवेक ने हैरत से उन दवाइयों को देखा। ये क्या है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये दवाइयां मुझे रश्मि के कमरे से मिली हैं, मैंने झूठ बोलकर कहा। मैं सफाई कर रही थी तो उसके गद्दे के नीचे से ये मिला। तुम्हें पता है ये किस चीज के लिए होती हैं? विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रश्मि इतना गिर नहीं सकती। तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। अपनी आंखें खोलो विवेक, वो लड़की कब की हाथ से निकल चुकी है। भगवान जाने किस किस के साथ उसका रिश्ता रहा होगा, और अब ये दवाइयां, इसका तो मतलब साफ है कि वो। मैंने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन विवेक अब सब कुछ समझ चुका था। वो एक जख्मी शेर की तरह दहाड़ा और रश्मि के कमरे की तरफ भागा। रश्मि, बाहर आओ, उसने दरवाजे पर जोर से ठोका। रश्मि डरते डरते बाहर निकली और उसका रंग सफेद था। जी भैया, विवेक ने उसे दवाइयां दिखाई। वो बोली, भैया मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मैंने कभी नहीं देखा। बकवास बंद करो, विवेक ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। रश्मि लड़खड़ाकर गिर पड़ी और बोली, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही हो तुम। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता रहा और तुमने मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। बताओ कौन है वो जिसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है? रश्मि रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। भैया भगवान की कसम, मैं पाक दामन हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। भाभी झूठ बोल रही हैं, ये मुझे फंसाने की साजिश कर रही हैं। खबरदार, जो मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा, विवेक ने कहा और उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया। वो तो तुम्हारी गलती पर पर्दा डाल रही थी, मैं ही अंधा था जो तुम पर यकीन करता रहा। आज मैं तुम्हारे किस्से को ही खत्म कर दूंगा। विवेक गुस्से में स्टोर रूम की तरफ भागा और वहां से पेट्रोल की बोतल उठा लाया।
मेरा दिल ये देखते ही जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ये तो चाहती थी कि विवेक उसे सजा दे, उसे घर से निकाल दे, लेकिन ये मामला तो बहुत आगे बढ़ रहा था। विवेक, ये क्या कर रहे हो? तुम होश में आओ, मैं डरते हुए बोली। नहीं सोनम, आज मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। विवेक की आंखों में जुनून था और उसने रश्मि पर तेल छिड़कना शुरू कर दिया। रश्मि चीखने लगी। भैया नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। भाभी, आप ही रोक दीजिए इन्हें और सच बता दीजिए प्लीज। मैं खामोश खड़ी रही और मेरे गले से अब आवाज ही नहीं निकल रही थी। एक तरफ मेरी नफरत थी और दूसरी तरफ एक इंसान की जान, लेकिन मेरा गुरूर और मेरा घमंड जीत गया। मैंने सोचा कि अब अगर मैं सच बोल दूंगी तो विवेक मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा और मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। विवेक ने माचिस की डिब्बी उठाई और एक तीली जलाई। आज मैं इस गंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। भैया नहीं, रश्मि की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। उसी पल मैंने आगे बढ़कर विवेक का हाथ पकड़ लिया और कहा, विवेक रुक जाओ, उसे जान से मत मारो, हम उसकी शादी कर देंगे किसी दूर दराज के गांव में किसी बूढ़े आदमी से। ये हमारी नजरों से दूर हो जाएगी और हमारी जान बच जाएगी। विवेक का हाथ रुक गया, वो ठहरा हुआ था और उसने नफरत भरी नजर से रश्मि को देखा जो जमीन पर पड़ी कांप रही थी। ठीक है, विवेक ने माचिस फेंक दी और बोला, इसे मैं कल ही इस घर से विदा कर दूंगा। जहां मर्जी जाओ, मरो या जियो, फिर मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। उस रात रश्मि की चीखें पूरी रात सुनाई देती रहीं। मुझे अपनी जीत का भरोसा हो गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी बैठ गया था। मैंने जो आग लगाई थी, क्या वो सिर्फ रश्मि को जला देगी या मेरा अपना घर भी उसके लपेटे में आ जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही विवेक घर से निकला और दोपहर तक वापस आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी गंदी सूरत से ही बहसियत टपक रही थी। विवेक ने रश्मि को ड्राइंग रूम में बुलाया। ये मुरारी साहब हैं। विवेक ने ठंडे लहजे में परिचय कराया। तुम्हारी शादी इन्हीं से ही तय हो गई है। कल शादी है और इसी वक्त विदाई होगी। रश्मि के पैरों तले जमीन निकल गई। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो उम्र में आपसे भी बड़े हैं। उम्र देखने का वक्त तो अब गुजर गया है रश्मि जी। उस मुरारी ने बड़ी ही मक्कार हंसी के साथ कहा। अरे शुक्र करो कि मैं तुम जैसी बच्चलन लड़की को अपनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रश्मि ने तड़प कर विवेक की तरफ देखा। भैया, आपने मेरे बारे में ये सब कहा? भगवान के लिए भैया, मुझ पर रहम करिए, मुझे मार डालिए, लेकिन इस नरक में मत ढकेलिए। नरक तो तुमने खुद अपने लिए चुना है। विवेक ने मुंह फेर लिया। मेरा फैसला अटल है और तैयार रहना तुम कल के लिए। रश्मि रोती पीटती अपने कमरे में चली गई। ना कोई खुशी था, ना कोई मेहमान, ना कोई धूमधाम। बस दो लोग आए, पंडित आया और रस्म पूरी हुई। रश्मि पूरे वक्त खामोश रही। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। विदाई के वक्त उसने एक बार मुड़कर विवेक की तरफ देखा। उसकी नजरों में इतना दर्द और इतनी मायूसी थी कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल भी कांप गया, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। रश्मि के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। विवेक बिल्कुल खामोश हो गया था। वो मुझसे भी अब कम ही बात करता था। मुझे लगा कि शायद कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवेक अंदर ही अंदर घुलने लगा था। वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मेरी बेटी जानवी बिल्कुल अपनी बुआ रश्मि पर ही गई थी। वही मासूमियत, वही भोलापन। और बेटा विक्रम अपने बाप की तरह थोड़ा तेज मिजाज था। पलक झपकते 15 साल गुजर गए। विवेक अब एक पैरालाइज मरीज बन चुका था और कुछ साल पहले ही उसे पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसने उसके शरीर का दायां हिस्सा पूरी तरह से बेकार कर दिया था। वो बिस्तर तक ही सीमित था और मैं उसकी सेवा करती थी। मेरी बेटी जानवी भी अब जवान हो चुकी थी और विक्रम की शादी हो चुकी थी। मेरी बहू कामिनी बहुत तेज तर्रार लड़की थी। मुझे उसमें अपना अक्स नजर आता था और वो आते ही घर पर छा गई। एक दिन वो वक्त आया जब तारीख ने खुद को दोहराना शुरू किया। कामिनी ने मेरे पास आई और बोली, मम्मी जी, आप जानवी को समझाइए, सारा दिन वो फोन पर लगी रहती है और मुझे तो उसके लक्षण ठीक नहीं लगते। मेरे कान ये सुनते ही खड़े हो गए। ये वही शब्द थे जो कभी मैं रश्मि के लिए इस्तेमाल करती थी। क्या कह रही हो कामिनी? जानवी तो बहुत ही सीधी बच्ची है। सीधी नहीं है मम्मी जी, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं।
कामिनी ने बड़े ही तीखे अंदाज में कहा। मैं कल उसे छत पर किसी से फोन पर बात करते सुन रही थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या वाकई मेरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका था? मैंने जानवी से पूछा तो वो कहने लगी कि वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उस पर भरोसा कर लिया क्योंकि वो मेरी बेटी थी। लेकिन कामिनी बाज नहीं आई। वो रोज विक्रम के कान भरती। देख लो विक्रम, आपकी बहन आजकल बहुत आजाद हो गई है। कल मैंने उसे गली के नुक्कड़ पर एक लड़के से बात करते देखा था। विक्रम भी अपने बाप की तरह शक्की मिजाज का था। वो जानवी पर बरस पड़ा और बोला, खबरदार, जो घर से बाहर कदम भी निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। जानवी भी रोती रही और अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन विक्रम कामिनी की बातों में आ चुका था। मुझे अपनी आंखों के सामने अपना अतीत दोहराते हुए नजर आ रहा था। फर्क सिर्फ ये था कि अब मैं सिर्फ तमाशा देखने वाली नहीं थी, बल्कि इस तमाशा का हिस्सा बनने वाली थी। एक दिन कामिनी ने वही ड्रामा रचा जो मैंने कभी रचा था। वो मेरे पास आई और बोली, मम्मी जी, गजब हो गया है। जानवी के कमरे से मुझे ये मिला है। उसने मेरी हथेली पर सिगरेट का एक पैकेट रख दिया। मैं हक्का बक्का रह गई। जानवी और सिगरेट, नामुमकिन, यकीन नहीं आता। तो चलिए खुद देख लीजिए। वो साथ में विक्रम को लेकर भी गई। उसने जब सिगरेट का पैकेट देखा तो आग बबूला हो गया। वो तुरंत जानवी की तरफ लपका। मैं भी उसके पीछे भागी। विक्रम रुको, बात तो सुनो, मैं चिल्लाई। लेकिन विक्रम ने जानवी को बालों से पकड़कर कमरे से बाहर घसीट लिया। ये क्या है? तुम सिगरेट पीती हो? हमारी नाक कटवाने का इरादा है? भैया, मैंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही है? जानवी रोने लगी। मैं खामोश खड़ी थी और चुपचाप देख रही थी। मेरा अतीत मेरे सामने जिंदा हो चुका था। मेरी बेटी आज उसी जगह खड़ी थी जहां कभी रश्मि खड़ी थी, और मेरी बहू वही किरदार अदा कर रही थी जो कभी मेरा था। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जानवी को घसीटता हुआ आंगन में लेकर आया और जानवी रोती रही, दया की भीख मांगती रही। लेकिन विक्रम पर तो जुनून सवार था। कामिनी एक कोने में खड़ी तंजिया मुस्कान के साथ ये तमाशा देख रही थी। मेरे अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं सब कुछ देख रही थी और समझ रही थी कि ये सब कामिनी की ही चाल है, बिल्कुल वैसे ही जो कि मैं भी चल रही थी। लेकिन मैं बेबस थी। भैया, मेरा भरोसा करो, भाभी झूठ बोल रही हैं और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। जानवी की आवाज गले में अटक रही थी। झूठ बोलती है, कमबख्त। विवेक ने उसे लात मारी। सिगरेट तेरे कमरे से मिली है और तू कह रही है कि भाभी झूठ बोल रही है? शर्म नहीं आती तुझे? मैंने आगे बढ़कर विक्रम से कहा, रुक जा बेटा, शायद जानवी भी सच कह रही हो। कामिनी से गलती भी तो हो सकती है ना। कामिनी तुरंत बोल पड़ी, मम्मी जी, आप भी बेटी के प्यार में अंधी हो गई हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद ही देखा था। वही तो मैं बता रही हूँ। और कल रात मैंने खुद उसे छत पर सिगरेट पीते देखा था। ये सुनकर विक्रम का गुस्सा और ज्यादा चढ़ गया। अच्छा, तो अब ये छत पर चढ़कर गुल खिलाए जा रहे हैं। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। वो भागता हुआ गया और स्टोर रूम से पेट्रोल की कैन उठा लाया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। और ये तो वही नजारा था, बिल्कुल वही नजारा जो 15 साल पहले का था। मेरी आंखों के सामने वो गुजरने लगा। फर्क सिर्फ ये था कि आज वहां पर जलने वाली मेरी बेटी थी, विक्रम नहीं। मैं चिल्लाई और उसके रास्ते में आगे आकर खड़ी हो गई। भगवान के लिए ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बहन है। मम्मी, विक्रम ने मुझे धक्का दिया। ऐसी बहन होने से बेहतर है कि ना हो। इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने कैन का ढक्कन खोला और जानवी पर छिड़कना शुरू कर दिया। जानवी चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, लेकिन विक्रम पर तो जुनून सवार था। कामिनी, कुछ तो बोलो, तुम जानती हो कि ये सच नहीं है। मैं कामिनी की तरफ आगे बढ़ी तो कामिनी ने कंधे उचका दिए। मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी? जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा ना। उसके शब्द मेरे दिल पर हथौड़ी की तरह बरसे। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। क्या वाकई ये मेरी ही बोई हुई फसल थी जो आज मुझे काटनी पड़ रही थी? विक्रम ने माचिस निकाल ली। जानवी गिड़गिड़ा रही थी, भैया, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ, तुम जैसी लड़कियों का मर जाना ही अच्छा होता है। विक्रम ने तीली जलाई और इसी लम्हे विक्रम के पैर पर मैं गिर गई। विक्रम बेटा, रुक जाओ और इसे मत जलाओ, इसकी जगह मुझे जला दो। ये सब मेरे किए हुए की ही सजा है। विक्रम का हाथ रुक गया। वो हैरत से मुझे देखने लगा। क्या मतलब है मम्मी? आप ये क्या कह रही हैं? मैं फूट फूट कर रोने लगी। हाँ बेटा,
ये मेरे ही कर्मों का फल है। 15 साल पहले मैंने भी यही किया था तुम्हारी बुआ रश्मि के साथ। मैंने झूठ बोलकर साजिश करके तुम्हारे बाप के हाथों से उसे खत्म करवा दिया। वो बेगुनाह थी और बिल्कुल जानवी की तरह। मैंने उस पर झूठे इल्जाम लगाए, उसे चरित्रहीन साबित किया ताकि वो इस घर से निकाल दी जाए। आंगन में सन्नाटा पसर गया। विक्रम के हाथ से माचिस गिर गई और कामिनी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चारपाई पर लेटे विवेक, जो अब तक बिना किसी हरकत के थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, आज तारीख खुद को दोहरा रही है। जो मैंने रश्मि के साथ किया वही आज कामिनी जानवी के साथ कर रही है। ये कामिनी का कसूर नहीं है, ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मेरी बेटी को मिल रही है। इस मासूम को मत जलाओ विक्रम, मैं मुजरिम हूँ, मुझे जलाओ। विवेक ने अजीब सी आवाज निकाली। हम सबने उसकी तरफ देखा। वो भले ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द और नफरत थी कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। वो अपनी बेबसी पर रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। शायद वो मुझसे नफरत भी कर रहा था। विक्रम ने एक झटके से पेट्रोल का वो कनस्तर दूर फेंक दिया और घुटनों के बल बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, ये हम क्या करने जा रहे थे? हम लोग कितने बड़े गुनहगार हैं। जानवी भागकर मेरे गले लग गई और हम दोनों माँ बेटी दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। कामिनी खामोशी से अपने कमरे में खिसक गई। उसे शायद अंदाजा हो गया था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है, या फिर उसे भी कर्मों के फल का डर लगने लगा था। उस रात घर में कोई नहीं सोया। एक अजीब सी उदासी और डर का साया फैला हुआ था। हम सब अपने अपने गुनाहों के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अभी सजा पूरी नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद विक्रम ने एक फैसला किया। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकता। जिस घर की बुनियाद झूठ और फरेब पर रखी गई हो, वहां सुकून कैसे मिल सकता है? मैंने बहुत मिन्नतें की, कई वास्ते दिए, लेकिन वो अटल था। वो कामिनी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया। जाते जाते उसने एक फैसला सुनाया जिसने मेरी कमर तोड़ दी। मम्मी, मैं जानवी की जिम्मेदारी अब और नहीं उठा सकता। इसकी शादी करनी होगी और जल्दी से जल्दी। लेकिन बेटा, अभी इसकी उम्र ही क्या है और अच्छा रिश्ता मिलने में तो वक्त लगता है ना। मैंने कमजोर आवाज में कहा। मेरे पास एक रिश्ता है, उसने कहा। अमर साहब का, मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। उम्र में थोड़े बड़े हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, 2 बच्चे हैं, लेकिन वो जानवी को संभाल लेंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अमर की उम्र विक्रम से भी ज्यादा थी और वो जानवी के बाप की उम्र का था। विक्रम, ये तुम क्या जुल्म कर रहे हो? वो बच्ची है अभी। जो जुल्म तुमने अपनी बुआ रश्मि पर किया था, उससे तो ये कम ही है ना। मम्मी, मैं फैसला कर चुका हूँ। कल शाम को ही सब कुछ हो जाएगा। विक्रम के लहजे में तलखी थी। जानवी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। विवेक बेबस चारपाई पर लेटा सब देखता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी नजरें मुझे मुजरिम ठहरा रही थीं। अगली शाम साधारण तरीके से जानवी की शादी अमर से हो गई और वो विदा होकर चली गई। मैं घर में अकेली रह गई, अपने पैरालाइज पति के साथ। घर का हर कोना मुझे काटने को दौड़ता था। जानवी की रोती हुई सूरत याद आती तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता। मुझे रश्मि की याद आती, उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती। मैं समझ गई थी कि रश्मि के साथ जो भी किया था उसकी सजा अब मेरी बेटी भुगत रही है। कुदरत का इंसाफ कितना बेरहम होता है, ये अब समझ में आ रहा था। विवेक की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। अब वो अक्सर मुझे घूरता रहता था। उसकी नजरों में ऐसी नफरत होती थी कि मेरा दिल दहल जाता था। एक दिन जब मैं उसे दवा देने गई तो उसने पूरी ताकत जुटाकर मेरे मुंह पर थूक दिया। मैं सदमे में आ गई। ये वही विवेक था जो मुझे बेपनाह प्यार करता था। आज वो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता था। मैं कमरे से बाहर भागी और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये कैसी सजा है? मेरी बेटी नरक में जल रही है। मेरा पति मुझसे नफरत करता है। मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया और मैं अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली। मैं हर रोज मर रही थी। हर पल रश्मि की याद दिलाती थी। मैं सोचती थी कि काश मैंने वो सब ना किया होता। काश मैंने अपनी ननद को बेटी समझा होता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वक्त गुजर चुका था और कर्मों का फल अपना खेल खेल चुका था। अब मैं इस वीरान घर में अपने गुनाहों के बोझ तले दबी मौत का इंतजार कर रही थी। हर रोज जानवी की कसमसाती हुई भारी आवाज फोन पर सुनती
और हर रोज विवेक की नफरत मेरी नजरों का सामना करती। यही अब मेरा अंजाम था, यही मेरी सजा थी। जानवी की विदाई के बाद घर की वीरानी मुझे काटने को दौड़ती थी। विक्रम अपने नए घर में बहुत खुश था। उसने हमसे अब पूरी तरह से संपर्क खत्म कर लिया था। कभी कभार महीने में एक बार फोन कर लेता, वो भी सिर्फ औपचारिक बातचीत के लिए। कामिनी अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने एक माँ और बेटे के बीच हमेशा के लिए दरार डाल दी थी, लेकिन असली कयामत तो जानवी पर टूट रही थी। अमर का व्यवहार दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। शुरू में तो वो सिर्फ नशे की हालत में ही जानवी पर हाथ उठाता था, लेकिन अब तो होश में भी वो बहाने ढूंढता था उसे मारने के लिए। एक रात बहुत भयंकर बारिश हो रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि कौन हो सकता है। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने जानवी ही खड़ी थी। बारिश में भीगे हुए कपड़े, जगह जगह से फटे और चेहरे पर ताजा जख्मों के निशान। मम्मी! वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बचा लो मम्मी, वो मुझे मार डालेगा। आज उसने मुझसे जलती हुई सिगरेट से जलाया है। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की तो उसके बाजू पर जगह जगह जलने के निशान थे। ये वही हाथ थे जिन पर मैंने कभी मेहंदी लगाने के सपने देखे थे। आज वे जख्मों से भरे पड़े थे। मैं तुरंत उसे अंदर लाई। विवेक जाग रहे थे और जानवी की हालत देखकर मैंने रोते हुए कहा, देखिए हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है, हमें कुछ करना ही होगा। विवेक ने नजर उठाकर मुझे देखा। उन नजरों में इतना गहरा तंज और नफरत थी कि मैं जमीन में गड़ गई, जैसे कि वो कह रहे हो कि ये तुम्हारी ही बोई हुई फसल है, अब काटो इसे। मैंने हिम्मत करके विक्रम को फोन किया। कई बार घंटी बजने के बाद उसने फोन उठाया। विक्रम बेटा, जल्दी आ जाओ, जानवी घर आई है, अमर ने उसे बहुत मारा है। मैंने रोते हुए फरियाद की। दूसरी तरफ कुछ लम्हों की खामोशी रही, फिर विक्रम की ठंडी आवाज आई, मम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसके मामले में नहीं पड़ूंगा। वो शादीशुदा है और उसे अपने पति के साथ निभाना चाहिए। बार बार घर से भाग जाने से मुसीबतें कम नहीं होंगी। हम जितना इन मसलों में पड़ेंगे, अपनी ही जिंदगी खराब करेंगे। उसने मेरी बात काट दी। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि रोज रोज के झगड़े निपटाता घूम जाऊं। कामिनी ठीक ही कहती है। उसने फोन बंद कर दिया और मैं मोबाइल हाथ में लिए बिना किसी हरकत के बैठी रही। मेरा अपना बेटा, मेरा खून अब इतना बदल चुका था। अभी हम इसी सदमे में थे कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। अमर दरवाजा पीट रहा था और जानवी का नाम लेकर चिल्ला रहा था, बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यहाँ छुपी हो। मैं बहुत डर गई। जानवी भी मेरे पीछे छिप गई। मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। मैंने देखा अमर नशे में धुत था। उसने मुझे धक्का दिया और जानवी की तरफ लपका। यहाँ भाग कर आई है ना, तेरी तो मैं। उसने जानवी को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। जानवी चिल्लाती रही, मम्मी बचाओ, पापा कुछ तो करिए। मैं उसके पीछे भागी और अमर के आगे हाथ जोड़कर उसके पैर पड़े, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो उसे जानवरों की तरह घसीटता हुआ गाड़ी में डालकर ले गया और मैं बारिश में पीछे भागी और आगे जाकर गिर पड़ी। कीचड़ में लथपथ होकर मैं बैठी रोती रही। अंदर से विवेक की कराहने की आवाज आ रही थी। वो चारपाई से गिरने की कोशिश कर रहे थे, शायद अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन उनका बेबस शरीर उनके साथ नहीं दे रहा था। रात को मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी सजा सिर्फ ये नहीं थी कि मैं सब कुछ खो दूं, बल्कि असली सजा ये थी कि मैं हर रोज हर लम्हा अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने तड़पता देखूं और कुछ भी ना कर सकूं। ये वो नरक की आग थी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से जलाया था और अब इसका ईंधन मेरी अपनी औलाद बन रही थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन मेरे लिए हर लम्हा सदियों की तरह भारी हो चुका था। जानवी उस रात के बाद कभी भी वापस नहीं आई। अमर ने उसे घर में कैद कर दिया था। कभी कभार उसका फोन आता तो उसकी आवाज इतनी टूटी होती कि मैं खून के आंसू रोती। वो अब रोना नहीं रोती थी। शायद उसके आंसू भी सूख चुके थे, या शायद उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। विवेक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब हड्डियों का ढांचा बन चुके थे और उनकी आंखों में वीरानी पसर गई थी। मुझे हर वक्त अपनी मौत याद दिलाई जाती और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते थे, ना इशारों में, न नजरों से। वो बस छत को घूरते रहते
जैसे कि उन्हें वहां कोई ऐसी चीज दिखाई देती हो जो मुझे दिखाई ना देती। शायद उन्हें रश्मि का चेहरा नजर आता था, वो मासूम चेहरा जिसे हमने मिलकर नरक में धकेल दिया था। मैं अक्सर सोचती थी कि रश्मि अब कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या वो जिंदा भी है या उससे जालिम आदमी ने मार डाला। मुझे उसका पता लगाने की हिम्मत भी नहीं थी। एक दिन जानवी का फोन आया, उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। मम्मी, अमर को पुलिस ले गई है, वो नशे में किसी को गाड़ी से कुचल कर आया था। मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद मेरी बेटी अब उस नरक से बच पाएगी। लेकिन जानवी बोली, मम्मी, उसके घर वाले मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ही मनहूस हूँ और मेरे आने से उनका बेटा बर्बाद हो गया है। वे मुझे घर से निकाल रहे हैं। मम्मी, मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा, तो तू मेरे पास आ जा बेटी, ये तुम्हारा अपना घर है। वो बोली, नहीं मम्मी, विक्रम भैया ने मुझे सब बता दिया था, जो आपने रश्मि बुआ के साथ किया था। वो घर अब मेरे लिए मनहूस है। उसने फोन बंद कर दिया और मैं गुमसुम बैठी रह गई। मेरा बेटा जिसने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरी बेटी के दिल में भी मेरे खिलाफ नफरत भर दी थी। मैं पूरी तरह अकेली थी। कुछ समय के बाद खबर मिली कि जानवी ने किसी महिला आश्रम में शरण ले ली है। मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। वो मुझे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी और वो गलत भी नहीं थी। विवेक भी अब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। एक रात उनके पास बैठी थी कि अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार नफरत की जगह एक अजीब सी प्रार्थना थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया। जी विवेक, क्या चाहिए? उनके होंठ हिले और बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी आवाज निकली, माफी। मैं समझ गई कि वे रश्मि से माफी मांगना चाहते थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती हूँ विवेक, हम दोनों बहुत गुनहगार हैं। हमने एक मासूम जिंदगी बर्बाद की है, हमें माफी कैसे मिलेगी? विवेक की आंखों से आंसू बहे और उन्होंने आखिरी हिचकी ली। उनका हाथ मेरे हाथ में बेजान हो गया। वो मुझे अपने गुनाहों के साथ अकेला छोड़कर चले गए और मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रह गई। कुछ दिन बाद मेरी बेटी, जो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ममता के बसीभूत होकर उससे मिलने के लिए गई। मैंने सोचा कि शायद उसका दिल थोड़ा सा पिघल जाए और वो मुझे माफ कर दे। जब मैं उस आश्रम में पहुंची तो देखा कि वहां तो कोई बहुत ही भारी भरकम कार्यक्रम हो रहा था। अंदर पहुंची तो अचानक से सब लोग मेन गेट की तरफ दौड़े। वहां पर मैंने देखा कि 8-10 काले रंग की गाड़ियां जाकर दरवाजे पर रुकी और जैसे ही मेरी नजर उस गाड़ी से उतरने वाले शख्स पर पड़ी तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रश्मि ही थी, जो एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहने हुए, गले में डायमंड का नेकलेस डाले, आंखों पर महंगा चश्मा लगाकर उतर रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि गुलाब के पंखुड़ियों पर चल रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि एक पल को मेरी आंखें चौंधिया गईं। तभी उसके साथ में एक और आदमी उतरा, जो उसके जैसी ही शान शौकत लिए था और महंगे सूट बूट को पहने था। रश्मि का इतना भव्य स्वागत देखकर मेरा तो सर चकराने लगा और मुझे ये सब समझ नहीं आया कि आखिर रश्मि की जिंदगी एकदम से इतनी कैसे बदल गई और ये आदमी कौन था। इस सब में मैं कुछ पलों के लिए अपनी बेटी को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। इसके बाद रश्मि ने उस महिला आश्रम की जितनी भी औरतें थी, उन्हें अपनी तरफ से महंगे महंगे गिफ्ट दान के तौर पर दिए। वहां मौजूद हर इंसान रश्मि और उसके साथ खड़े हुए उस आदमी को पूरी इज्जत के साथ सलामी दे रहा था और कई गार्ड उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैं उसकी तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक रश्मि की नजर भी मुझ पर पड़ी तो मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। मैंने अपनी नजरें चुराना शुरू कर दिया और खुद को छुपाने के लिए कोई कोना ढूंढने लगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कहीं भी जाती, रश्मि तुरंत ही लपक कर मेरे पास आ पहुंची और मुस्कुराकर बोली, अरे सोनम जी, आप यहाँ कैसे? उसके मुंह से ये सुनते ही मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। वो तुरंत बोली, आप तो मुझे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होंगी ना, रोने का दिल कर रहा है ना। मैं समझ गई कि वो मुझे मेरे ही कर्मों का ताना दे रही है, लेकिन आज मेरी जुबान गूंगी हो चुकी थी। फिर उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मैंने रोते हुए जानवी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोली, आखिरकार भगवान ने आपको अपने कर्मों का फल दे ही दिया है।
जो आपने मेरे साथ किया वही आज आपकी बेटी पर बीता है। मैंने रश्मि से कहा, मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। रश्मि ने तपाक से जवाब दिया, आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसकी माफी इस जन्म में तो नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाने लगी तो मैंने रश्मि से पूछा, लेकिन तुम आज यहाँ ये सब, मुझे सही शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो रश्मि बोली, हैरत हो रही है ना, आपने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना, पूरी दुनिया भले ही आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर भगवान आपके साथ है तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपने मेरे लिए जो नरक का दरवाजा खोला था उसे मैं पूरे 5 साल तक झेलती रही। उस आदमी ने मुझ पर जुल्म करने की कोई भी इंतहा नहीं छोड़ी थी। वो मुझे हर रोज बदचलन होने का ताना देता था, लेकिन आखिरकार 5 साल के बाद भगवान को भी मुझ पर तरस आया और एक दिन वो आदमी एक्सीडेंट में मर गया। सच कहूँ तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं बल्कि खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं उस दिन अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अब किसी ऐसे ही आश्रम में बिता दूंगी, लेकिन उस मुरारी के सबसे छोटे भाई, जिनका नाम संजय था, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। वो इन 5 सालों में देखते रहे कि उनका भाई मुझ पर कितना जुल्म करता था। वो भले ही मुझ पर लाख बदचलन होने का इल्जाम लगाता था, लेकिन संजय ने महसूस कर लिया था कि मेरे चरित्र में कोई कमी नहीं है, और इसीलिए संजय ने मुझे ना सिर्फ दिल से अपनाया बल्कि मेरे सारे सपने पूरे किए और मुझे एक शानदार इज्जत भरी जिंदगी दी। आज मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा 6 साल का बेटा है और मेरे पति इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में आते हैं। ये आश्रम भी मैंने ही खोला है ताकि बेसहारा औरतों को सहारा मिल सके। आपने तो मेरे लिए एक नरक भरी जिंदगी चुनी थी जो कांटों से भरी थी, लेकिन देखिए, भगवान ने आखिरकार मुझे मेरी प्रार्थनाओं का सिला दिया और मुझे संजय के रूप में इतना अच्छा पति दिया जिसने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। आज मेरे जख्म भर तो गए हैं जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अतीत की यादें कभी न कभी तो दर्द देती ही हैं, और मैं उस दर्द के साथ हर दिन आपको बद्दुआ देती थी कि आपको भी मेरे दर्द का एहसास हो। ये कहकर रश्मि वहां से चली गई और मैं पत्थर बनी खड़ी रही। मैं जिसे नरक भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहती थी, वो तो आज रानी की तरह रह रही थी, और मेरी बेटी जिसके लिए मैं ऐसी ही आलीशान जिंदगी चाहती थी, वो आज एक अंधेरे से भरी गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों की वजह से है। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं, इसीलिए मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गई। आज विक्रम अपनी पत्नी के साथ खुश है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। जानवी महिला आश्रम में एक बेनाम जिंदगी जी रही है और मैं हर रोज पल पल मरती हूँ। ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है, और अब भले ही रश्मि खुशहाल जिंदगी जी रही है, पर मुझे हर दीवार से रश्मि की उस दिन की चीखें सुनाई देती हैं। हर कोने में जानवी के आंसू दिखाई देते हैं। जब मैं आईने में अपना चेहरा देखती हूँ तो मुझे एक ऐसी औरत नजर आती है जिसने अपनी ही खुशियों को अपने हाथों से आग लगा दी। मेरी जिंदगी उन तमाम लोगों के लिए कर्मों की मिसाल है जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं और सोचते हैं कि उनकी चालाकियां कभी पकड़ी नहीं जाएंगी। याद रखिए, कर्मों का फल अटल है। आज जो बीज बोएंगे वही फसल एक दिन तो आपको काटनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें, और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। इस कहानी में कुछ संवेदनशील घटनाएं जैसे घरेलू हिंसा और अत्याचार का उल्लेख है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है, ना कि किसी का अपमान या हिंसा को बढ़ावा देना। कृपया इसे समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखें। धन्यवाद।